कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिप्रा त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज आपके लिए। प्याज की नर्सरी एवं रोपी गई खड़ी फसलों में पौध संरक्षण उपाय। मुर्गी पालकों के लिए मुर्गी चूजों की देखरेख संबंधित जानकारी। मटर की खड़ी फसल में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। प्याज फसल की कहीं रोपाई हो चुकी है तो कहीं इसकी नर्सरी रोपाई के लिए तैयार खड़ी है। नर्सरी अवस्था से लेकर खड़ी फसलों तक रोगों का प्रकोप सर्वाधिक होता है। अगर इन रोगों का समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो आपको प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए प्याज की नर्सरी अवस्था से लेकर खड़ी फसलों में लगने वाले रोगों के विषय में आपको जानकारी दे रही है गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर उधम सिंह नगर की वैज्ञानिका डॉक्टर शैलवाला। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे खेतों में प्याज की पौध तैयार हो चुकी है, वो नर्सरी से पौधे में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार है। लेकिन आजकल जो है इस समय तापमान में गिरावट होने के कारण, नमी अधिक होने के कारण हमारी प्याज की फसलों में मुख्यतः रोगों का प्रकोप होता है, कीटों का प्रकोप होता है। प्याज में लगने वाले मुख्य रोगों में आंद्र गलन रोग है, जिसे पीथियम रॉट के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः फंगस से होने वाला एक प्रमुख रोग है। इसमें प्राय अंकुरण से पहले बीज खत्म हो जाता है, या फिर यदि अंकुरण होता है तो अंकुरण के 10 से 15 दिन के बाद पौध खत्म हो जाती है, पौध समाप्त हो जाती है। इस रोग की रोकथाम हेतु हमें प्याज के जो पौध है उसका बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार के लिए फफूंदनाशक थायरम का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात हमें बीज का नर्सरी हेतु बुआई करनी चाहिए, रोपाई करनी चाहिए। यदि हमारा जो है नर्सरी में यह रोग आ रहा है तो उस समय हम जो है थायरम नामक फफूंदनाशक से का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। प्याज में आंद्र गलन रोग के अलावा एक दूसरा रोग भी होता है, जैसे बैंगनी धब्बा रोग कहते हैं। यह भी एक फफूंद से होने वाला रोग है। इसमें जो है मुख्यतः प्याज के पत्तियों में, शल्क कंदों में, स्तंभ कंदों में हमें बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे बीच में से बैंगनी रंग के होते हैं।
जब नमी बहुत अधिक होती है, नमी के अधिक होने पे तथा अनुकूल वातावरण होने पे धब्बों के स्थान पे काले रंग का चूर्ण दिखाई देता है और धीरे धीरे करके ये चूर्ण जो है पूरे पत्ते को, शलकंदों को घेर लेता है। इस रोग की रोकथाम के लिए भी हमें जो है मैनकोजेब नामक फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इस फफूंदनाशक का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर इसका खेतों में छिड़काव करना चाहिए। प्याज की फसल में बैंगनी धब्बा, आंध्र गलन रोग के अलावा तीसरा एक मुख्य रोग भी पाया जाता है जिसे स्टेम फाइलियम ब्लाइट और स्टेम फाइलियम झुलसा नामक रोग से भी जाना जाता है। तो यह रोग भी मुख्यतः फफूंद से ही होता है। इसमें प्राय ये देखा गया है कि जो पत्तियां होती हैं उसमें बैंगनी से नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे बीच में मोटे होते हैं, फिर ऊपर से पतले होने शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से ये बड़े बड़े होकर के धब्बे आपस में बड़े होते हैं और फैल करके पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, जिससे कि पत्ती को काफ़ी नुकसान होता है। चूँकि यह रोग भी मुख्यतः पत्तियों में ही देखा गया है, तो इस रोग की रोकथाम हेतु फफूंदनाशक मैनकोजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। 2 से 3 छिड़काव अवश्य ही पौधे में देने चाहिए। चूँकि इस प्याज की फसल में बहुत ज़्यादा कीटों का प्रकोप नहीं होता है, इसमें मुख्यतः हमने देखा है कि थ्रिप्स नामक कीट का प्रकोप इसमें मुख्यतः देखा गया है। जो थ्रिप्स होता है उसके शिशु, उसको निम्फ के नाम से भी जाना जाता है। निम्फ और एडल्ट पत्ती की सतह पे एकत्रित होकर पत्ती की सतह पर जो रस होता है उसको चूस लेते हैं। जहाँ पे वो रस चूसते हैं तो वहाँ से क्लोरोफिल का नुकसान हो जाता है और वहाँ पे जो है सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और इस कीट की रोकथाम के लिए हमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए और उसके लिए इमीडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी 3 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करना चाहिए। तो इस तरीके से हम प्याज की फसल को, उसमें लगने वाले रोग और कीटों से बचा सकते हैं तथा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मुर्गी पालन राज्य में बहुत से किसान भाइयों द्वारा अपनाया जाता है, परंतु जब आप मुर्गी चूजे लाते हैं उसी समय से उनका प्रबंधन शुरू हो जाता है और जो किसान भाई इनकी ठीक से देखभाल नहीं करते उनके यहाँ चूजों में भारी मृत्यु दर देखी जा सकती है। अतः आपके यहाँ ऐसी समस्या ना आए, इसके लिए मुर्गी के चूजों की देखरेख संबंधी समस्त पहलुओं से आपको अवगत करा रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर SK शुक्ला। आज कल जो है कुक्कुट पालन का व्यवसाय जो खेती किसानी की तरीके से नहीं रहा है बल्कि एक उद्योग के रूप में आ गया है और चूज़ों को पालने के लिए अंडा उत्पादन तथा इस उद्योग को पूर्ण रूप से सावधानी से चलाना आवश्यक होता है। अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों को तैयार करने के लिए काफ़ी खर्च भी आता है। इसी तरीके से जो ब्रायलर पक्षी हैं उनको चूज़ों को पालने के लिए काफ़ी खर्च आता है। इसके लिए 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि उत्तम गुणवत्ता वाले संकर नस्ल के चूजे खरीदें। ऐसे चूज़ों को खरीदें जो कि अच्छे शीघ्रता से बढ़ते हैं, वज़न तेज़ी से लेते हैं और ऐसे अंडे देने वाली मुर्गियों के चूजे लें जिनका अंडा उत्पादन 320 अंडे प्रतिवर्ष होता है। दूसरा, उनका उचित प्रबंध, उनकी रखरखाव कैसे करना है और रोग नियंत्रण। जब चूजे आने वाले हों तो किसान भाई जो हेचरी से जो चूजे आते हैं उसका पहले से ही उनको तारीख मिल जाती है, तो इसलिए जो किसान भाई हैं वो ब्रूडर की व्यवस्था कर लें। ब्रूडर हम उस कमरे को कहते हैं जहाँ पर 1 दिन से 20 दिन तक चूज़ों को पाला जाता है। तो ब्रूडर हाउस की या ब्रूडर घर की तैयारी अच्छी तरीके से कर लें। उसकी पहले साफ़ सफाई कर लें, उसमें जो जाले लगे हुए हैं उनको हटा लें और चूने की पुताई कर लें। चूने की पुताई कर लें और डिसइंफेक्शन कर लें, उसको जीवाणु जो है उसके मार दें। इसके लिए पहले तैयारी करें, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दें। जब वो सूख जाता है तो उस पर हल्की चूने से परत बिछाएंगे, पतली परत चूने की डालेंगे। उसके ऊपर हम बिछावन डालेंगे। बिछावन जो है उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए धान की भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं के भूसे का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो लकड़ी का बुरादा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन जगहों पर मूंगफली की खेती होती है वहाँ मूंगफली के छिलकों का भी इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। प्रारंभ में 2 इंच मोटी
हम डालते हैं भूसी को, और जैसे जैसे चूजे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भूसी की मोटाई बढ़ाते जाते हैं। इसके ऊपर हम अखबार की 3 से 5 लेयर डाल देते हैं, परतें डाल देते हैं। और जब चूजे आ जाते हैं तो उसके लिए पहले से ही दाने के बर्तन, पानी के बर्तन, उनकी साफ़ सफाई कर लेते हैं और उनको तैयार करके रख लेते हैं। एक जाड़े के मौसम में हमको कुछ तापक्रम देना होता है। जैसे पहले सप्ताह में चूजों को 90 से 95 फ़ारेनहाइट तापक्रम देते हैं, 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे सप्ताह में 85 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम देते हैं, जैसे 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरे सप्ताह में हम उनको नॉर्मल तापक्रम देते हैं, जैसे 27 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये तीनों तापक्रम आप देंगे तो चूजे आपके अच्छी तरीके से पलेंगे। तो इसके लिए अगर तापक्रम कम हो रहा है, जाड़े के दिन है, तो हमें ऊष्मा के या हीट के सोर्स बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे हम हीटर लगा सकते हैं, बुरादे की अंगीठी लगा सकते हैं, लकड़ी का कोयला जला सकते हैं, और अच्छी तरीके से पर्दे से जो जालियां हैं उनको बंद कर देते हैं। इसको देखने का सही तरीका ये, यदि चूजे पूरे ब्रूडर घर में अच्छी तरीके से फैले हुए हैं, सब जगह बराबर बराबर उसमें हैं, तो इसका मतलब है तापक्रम सही है। यदि चूजे किसी एक कोने में इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब है तापक्रम कम है। यदि चूजे हीट सोर्स से या जो गर्मी का स्रोत है उससे दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब तापक्रम उस जगह ज़्यादा है। तो इसलिए तापक्रम सभी पूरे ब्रूडर हाउस में बराबर रखना चाहिए। जैसे चूजे आते हैं तो हम उनको गुड़ का पानी पिलाते हैं। 1 किलोग्राम गुड़ 1000 चूजों को पानी में घोल करके पिला देंगे। पानी इतना रखेंगे कि 3 से 4 घंटे में वो पानी समाप्त हो जाए। उसके बाद हमको दवा मिला पानी पिलाना है। दवा में हमको एक एंटीबायोटिक देना होता है, एक CRD के लिए कोई दवा देनी होती है, और इसके अलावा लीवर टॉनिक है और विटामिन मिश्रण है जो भी उपलब्ध है आसानी से। जैसे नियोमाइसिन है, इनरोफ्लॉक्सासिन है, या ओफ्लॉक्सासिन है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रारंभ में। दूसरा लीवर टॉनिक बहुत से उपलब्ध हैं बाज़ार में, उनमें से कोई एक लीवर टॉनिक ले लेंगे और 5 मिली 100 चूजों के हिसाब से इसको दे देंगे। विटामिन है 3 से 5 मिलीलीटर 100 चूजों के हिसाब से दिन में एक बार पिला सकते हैं। टाइलान या टाइलोसिन टार्ट्रेट या टाइमोटिन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों में CRD ना आने पाए। ये 1 दिन की आयु से लेकर के 5 दिनों तक या 6 दिनों तक पिलाते हैं। इसके बाद 6वें दिन सादा पानी देते हैं और रानीखेत बीमारी का पहला टीका लगाते हैं, जिसको RDF या लासोटा या क्लोन 13 में से कोई भी एक टीका 1 बूंद आँख में या नाक में लगाएंगे। जब ये टीका लग जाता है उसके अगले दिन से फिर विटामिन 3 दिन के लिए देते हैं, ताकि जो टीका आपने लगाया है उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे और वो टीका पूरा रूप से उसको असर करे। जब चूजे 12 दिन के हो जाते हैं तब हम उसमें गम्बोरों का टीका लगाते हैं। टीका लगाने के बाद 1 से 3 दिन तक फिर विटामिन मिश्रण पिलाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे चूजों की आयु बढ़ती है तो हम उनको दाने के बर्तन, पानी के बर्तन बढ़ाने की सोचते हैं। एक दाने का बर्तन 50 चूजों के लिए पर्याप्त होता है और एक पानी का बर्तन भी 50 चूजों के लिए पर्याप्त होता है। इस तरीके से किसान भाई जैसे जैसे चूजे बढ़ते जा रहे हैं उनको दाना और दाने के बर्तन और पानी के बर्तन बढ़ाते रहेंगे। दाने की मात्रा वजन के आधार पर निर्भर करती है। जैसे जैसे चूजों का वजन बढ़ता जाता है दाने की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ती। इस तरीके से किसान भाई यदि चूजों का पालन पोषण करेंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं आएगी और उनके चूजों की वृद्धि अच्छी होगी और जिसकी वजह से किसान भाई आर्थिक लाभ उठा पाएंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम बाबा जी। बोल वत्स, क्या चाहिए तुझे? बंगला, नौकर, मोटर कार, बेटी के लिए राजकुमार, बीवी के लिए हीरो का हार और सारी 1000 स्विट्जरलैंड की सैर, चांदी की चेयर, रानी जैसी गाड़ी, चादर की छड़ी। ये क्या वत्स, जिंदगी से इतनी चाहत सिर्फ 101 से काम नहीं बनेगा। तुझे चाहिए 7315। 7315? भिंडी की उत्तम फसल के लिए अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर।
संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मटर की फसल इस समय खेतों में वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था पर खड़ी है और मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव की वजह से इस पर कुछ कीटों का प्रकोप हो सकता है। अगर एक बार यह कीड़े आपकी फसल पर आ गए तो निश्चित मानिए कि आपकी पूरी फसल चौपट हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, मटर की फसल में इस समय लगने वाले कीटों और उनके प्रबंधनों के बारे में पूरी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के वैज्ञानिक डॉक्टर हेम सिंह से। किसान भाई, इसमें मुख्यतः बुवाई से जमने से लेकर और कटने तक कई सारे कीट लगते हैं। जो फली बनने के समय पर लगता है वो ग्राम पॉड बोरर। तो ग्राम पॉड बोरर एक जो है पक्षी कीट है जो सभी फसलों में लगता है। तो इसके यदि लगता है तो ये फली में घुसने के बाद उसके दाने खा जाता है और आधी इसका जो भाग है वो फली से बाहर निकला रहता है। ये इसकी पहचान है। तो किसान भाई, यदि ये कीट आपकी फसल में लगता है तो इस कीट के लिए आप जो है ट्राइकोकार्ड 50,000 एग प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी जो हमारे जो कृषि विज्ञान विभाग की जो जैविक प्रयोगशाला है उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 2.5 कार्ड प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे किसान भाई से लगा दें। इसे हमारे किसान भाई पत्तियों की निचली कार्ड में 10 भाग बने हुए हैं, उन्हें 10 बराबर काट के और उसे 10 बराबर दूरी पर उन्हें पत्तियों की निचली सतह पर लगाएं या स्टेपलर से स्टेपल कर दें या किसान भाई हमारे किसी स्टिकी मेटेरियल से चिपका दें। 10 दिन के अंतराल पर 3 बार कार्ड लगाने से इस पॉड बोरर कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारे किसान भाई इंडोक्साकार्ब नामक दवा की 300 से 400 ml दवा लेकर और 500 से 600 लीटर पानी मिला के स्प्रे करने से भी इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसके बाद एक कीट और लगता है, इसमें माहू कीट भी इस फसल में लगता है। यदि माहू कीट लगता है तो माहू जो है इन पत्तियों की, फूलों की और जो पौध हैं, जो बनने वाली फली हैं, उनका रस चूस के फसल को नुकसान पहुंचाता है। फसल पीली पड़ जाती है, छोटी रह जाती है तथा जो फलियां हैं वो पूर्णतः नहीं भर पाती हैं और खाली रह जाती हैं। इस कीट के प्रकोप से फसल हमारी में 15 से 20% तक नुकसान हो सकता है। यदि वो कीट लगा है तो इसके लिए हम एक स्प्रे डायमेथान या रोगार नामक दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर हम स्प्रे करें तो इसका निदान किया जा सकता है। यदि रोगार नहीं मिल पाता है तो लैम्डा साइलेथ्रिन की 500 ml मात्रा को 400-500 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करने से भी रोकथाम की जा सकती है। पी लीफ माइनर एक कीट और लगता है जो पत्तियों में उसकी जो पत्तियां की सिराएं हैं उनमें उसकी जो फीमेल है अपना ओविपोजिटर जो एग लेइंग कर देती है, जिससे वहाँ कैटरपिलर 1 सप्ताह के अंदर कैटरपिलर निकल आता है। वो अंदर ही अंदर दोनों पत्तियों की लेयर के बीच में जिगजैग खाती हुई सफ़ेद गैलरी सी बनाता है। सफ़ेद जिगजैग मार्किंग यदि आपके पत्तियों में बन रही है तो पी लीफ माइनर का अटैक है। इसके कंट्रोल के लिए किसान भाई हमारे मेटासिस्टॉक भी ले सकते हैं। उसके 1 लीटर मात्रा को 400-500 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। एमिडाक्लोप्रिड की 200 ml मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। यदि इन्हीं सभी कीटों का किसान भाई हमारे अच्छे से प्रबंधन करके यदि मटर की फसल उगाएंगे तो किसान भाइयों को हमारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। हमारे राज्य में पॉली हाउस में खेती का प्रचलन बढ़ा है, जिसमें फूलों एवं सब्जियों की खेती खूब की जा रही है। अतः हमारे जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस में खीरे की फसल लगा रखी है, उन्हें अपनी फसल से गुणवत्ता युक्त उपज के लिए कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाना है, ये बता रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी गढ़वाल। हमारी जो जमीन है उस जमीन में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु और निमेटोड ऐसे होते हैं जिसकी वजह से फसल
बढ़वार तो कर लेती है, परंतु जब उत्पादन देने की उसकी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और हमारा उत्पादन घट जाता है। तो किसान भाइयों शुरुआत से अब थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी आप पॉली हाउस शेड नेट हाउस में खेती करते हैं तो सबसे पहला काम करें मिट्टी का उपचार। भूमि का उपचार करने के लिए किसान भाइयों, जैसा कि हमने ये बेड बना रखे हैं यहाँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें केमिकल फॉर्मेलिन के नाम से आता है बाज़ार में, फॉर्मेलिन और फॉर्मेल्डिहाइड, उसको हमने 1:10 में, मतलब 1 भाग दवा का और 10 भाग पानी, इस अनुपात में मिला करके और तकरीबन 15 दिन तक इसका फ्यूमिगेशन करवाया। और उसके बाद में इसको हमने ड्रिप के माध्यम से, जो ड्रिप लाइन आप देख रहे हैं, उस दवा को इसके अंदर पहले छोड़ा ज़मीन में क्यारी बनाने के बाद में, और उसके बाद में हमने पॉलीथीन से पूरी जो बेड है इसको ढक दिया और 10-12 दिन तक इसको हमने बिल्कुल बंद रखा, जिससे कि उसका ज़मीन के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, निमेटोड हैं, उसका उस दवा से नियंत्रण हो जाए और हमारी ज़मीन किसी प्रकार के उत्पादन के लिए सही हो जाए। फिर दूसरा हमने प्रोसेस में सबसे जो मुख्य काम था बीज की तैयारी। तो बीज हमने हिल्टन वाला जो सीड है उसको लगाया है। तो ये जो किस्म है इसकी विशेषता ये है कि तकरीबन 4-4.5 महीने तक इसका टोटल अवधि है जिसमें ये उत्पादन देगी। इस खीरे का बीज 2 तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं, एक तो इसकी पौध तैयार करके और दूसरा इसकी सीधी बुआई करके। तो किसान भाइयों, सीधी बुआई करने का 45 सेंटीमीटर का हमने दूरी रखी आपस में, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि किसान भाई मुख्य रूप से जो फसल लेते हैं उसके साथ में कुछ एडिशनल फसल नहीं ले पाते, पर हमने किसान भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ ये धनिया की फसल आप देख रहे हैं, एक कतार धनिया की बुआई कर दी ताकि इसको हम हरी जो पत्ती वाला धनिया है इसके रूप में, और करीबन 1 महीने की जब फसल हो जाएगी ये, उसके बाद इसको उखाड़ करके इसको हम मंडी में बेच देंगे। जब शुरुआत के अंदर फसल को लगाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसमें खरपतवारों का प्रबंधन नहीं हो पाता, सूक्ष्म तत्व जितने भी हैं, पोषक तत्व हैं, उनका प्रबंधन सही ढंग से नहीं कर पाते किसान भाई, और हमारी फसल कमज़ोर पड़ जाती है और जिसकी वजह से हमारा उत्पादन घटता है। किसान भाइयों, आप देखेंगे यहाँ हमने सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण के लिए बेड के आसपास में कोई भी अगर घास फूस है, कोई तिनका है, कोई दूसरा अवांछित पौधा है, उसको आप उखाड़ करके अलग कर दें ताकि हमारे किसी प्रकार के संभावना कोई भी कीट व्याधि की अगर हो वो ख़त्म हो जाए। और इसके सबसे मुख्य बात यह है कि हमने जैसे इसको लगा दिया तो जब पौधा इसका जमता है उस समय इसमें फर्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। और किसान भाइयों, आपको बता दें, फर्टिगेशन का मतलब तात्पर्य यह होता है कि जितने भी हमारे उर्वरक हैं उनको पानी के साथ मिला करके पौधे को उपलब्ध कराना। तो किसान भाइयों, जब पौधा शुरुआत में जमता है उस स्थिति में अगर आपने इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया तो हमारी फसल कमज़ोर हो जाएगी। इसमें जब 20 दिन के आसपास की इस फसल हो गई उस समय हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK के नाम से जो उर्वरक आता है 19-19-19 150 से 170 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी मिला करके और इसका फर्टिगेशन करवाया इस ड्रिपर के साथ। इससे क्या है कि हमारी फसल अभी अच्छी है और इसका जब ये 3 पत्ते से ऊपर की अवस्था में आ जाएगी जब फसल, तो उसके बाद में इसका फर्टिगेशन वापस हम रिपीट करवाएंगे जिससे कि फसल को किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं हो। में जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम इसको सहारा देने के लिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इस प्रकार के ये सुतली और धागा है, इससे हम क्या करेंगे, इस फसल को बांधते रहेंगे ताकि फसल चारों तरफ फैले नहीं और इसका ऊपर की तरफ इसका उठाव होता रहे और उसमें उत्पादन अपने को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो। ऐसा देखने में आया है कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि सुतली आती है जूट से बनी हुई, तो उस सुतली को बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस जूट वाली जो सुतली है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो रोग है, व्याधि है, उसका प्रकोप होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि सुतली है तो उसके अंदर क्या फफूंद है या दूसरे जो जीवाणु हैं वो या विषाणु हैं वो ज़्यादा पनप सकते हैं जिससे कि वो अगली फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो किसान भाई, उसकी जगह आप हमेशा कोशिश ये करें कि प्लास्टिक का जो स्ट्रिप आता है ये इसको आप काम में लें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है उसिया गाजीपुर से श्री राम राय ने। आप दुधारू पशुओं में जेर न गिरने की समस्या के निदान हेतु जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। बचने के लिए हम कुछ सावधानी बरतें हैं और स्पेशली जो अंतिम का महीना होता है 9वां महीना, उस महीने में या भैंस है तो उसके 10वें महीने में उस समय कैल्शियम की कमी नहीं होने दें। उसके लिए उसको पर्याप्त हरा चारा दें, बैलेंस राशन दें और कैल्शियम जरूरत पड़े तो जो बाजार में उपलब्ध है वो 100 ग्राम डेली से हिसाब से 1 लीटर उसको पिलाएं। फास्फोरस की कमी इम्बैलेंस होना भी एक प्रमुख कारण है। उसके लिए उसको सुबह शाम 1 किलो चोकर दें, खास करके लास्ट के अंतिम सप्ताह में जरूर दें। ऐसा करने से जड़ की समस्या कम हो जाएगी, जड़ नहीं निकलने की समस्या वो कम हो जाएगा। नॉर्मल केसेस में जड़ तुरंत निकल जाना चाहिए। जब नहीं निकलता है उसके लिए हाथ डालने की तुरंत जरूरत नहीं है। अगर 6 घंटे तक जड़ नहीं निकलता है तो दवा देंगे। दवा देने से पहले हम लोग एक्सपर्ट का सलाह लेंगे। इसके लिए बहुत सारा यूट्राइन टॉनिक बाजार में उपलब्ध है, जैसे यूट्रोफिट है और भी बहुत सारे यूट्राइन टॉनिक उपलब्ध है। वो 1 लीटर का अगर दवा है यूट्राइन टॉनिक को 250-250 ml सुबह शाम करके पहले दिन ही दे दें और बाकी का बचा हुआ उसको नेक्स्ट अगले 3 दिन में दें। उससे जड़ निकलने में सुविधा होता है। अगर तब भी जड़ नहीं निकलता हो तो उसको हाथ डाल के जड़ को निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे इन्फेक्शन अंदर में बढ़ने का चांस है। तो उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक्स गोलियां जो भी है, स्टिकलिन, थुरिया बोलस या क्लिनेक्स गोली है, उसके अंदर डालते हैं, उससे जड़ निकल जाता है। भी बहुत सारी दवाएं, इंजेक्टिबल दवा भी है जो बच्चा देने से 1 घंटा के पहले अगर देते हैं जड़ भी पूरी तरीके से निकल जाता है। जैसे नेक्स्ट गोली के इंजेक्शन है 5 ml का, वो लगाने से जड़ निकल जाता है और यूटेरस वापस अपने पोजीशन में बहुत जल्दी आ जाता है, ताकि दोबारा वो फिर से गर्म हो और कंसीव करें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर।